तो कल मैं आपको एलॉयज़ पढ़ाया था, एलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है। कल आपको ये दिखाया था एलॉयज़ क्या होते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एलॉयज़ होते हैं, एलॉयज़ का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनका एडवांटेज क्या है, उनका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। उसके बाद एलॉयज़ में क्या क्या मेन मेटल्स रहते हैं, ये सब कल हम लोग देखे थे, ठीक है। तो आज मैं आपको एलॉयज़ में जा रहा हूँ, एलॉयज़ में कौन कौन सा एलॉयज़ है, कौन कौन सा मटेरियल्स है, वो आज हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्या होता है, वो एक एलॉय होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज आपका एक एलॉय होता है। तो आपको कल बताया था एलॉय मतलब किसी दो मेटल्स को, या एक मेटल और एक नॉन मेटल, किसी भी दो चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बना रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलॉय बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉस्फोरस ब्रॉन्ज देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप फॉस्फोरस ब्रॉन्ज देखेंगे तो ये वाला भी आपका क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, इसमें मेनली क्या होगा, कॉपर रहेगा, टिन रहेगा और फास्फोरस रहेगा, ठीक है। तो ये कॉपर, टिन और फास्फोरस और भी रहेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ और भी नहीं रहेंगे, लेकिन कॉपर, टिन और फास्फोरस ये मेनली रहेंगे, ठीक है। मेनली मतलब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। मैं मेनली मतलब ये मत समझिए कि कॉपर, टिन के बाद सबसे ज़्यादा आपका फास्फोरस होगा, ठीक है। मेनली मतलब ये फास्फोरस ऐड करने की वजह से ये जो ब्रॉन्ज है इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ब्रॉन्ज तो आप लोग देखे हो नॉन फेरस मेटल्स में, ठीक है। तो उसी ब्रॉन्ज में अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉस्फोरस मिला रहा हूँ, फॉस्फोरस के साथ साथ कुछ और भी मिला रहा हूँ। लेकिन फॉस्फोरस मिलाने की वजह से मेरा इस ब्रॉन्ज में क्या हो रहा है, ये तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज हो गया, और इसमें क्या हो रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ है और इसका जो लाइफ है और फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। और फाइन ग्रेन, ग्रेन मतलब आपका कोई मटेरियल है तो उसमें अगर डिसकंटिन्यूटीज बहुत सारी चीज़ें होंगे, वो सब आपको मैं कभी टाइम मिले तो बताऊंगा। डिसकंटिन्यूस चीज़ होंगे तो उसमें ग्रेन्स रहेंगे, ग्रेन्स, ग्रेन बाउंड्रीज, ऐसा बहुत से चीज़ें रहेंगे। तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्या होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहता है, और ये वाला अभी मत समझिए, ये वाला तो आपको कंफ्यूज करेगा, और लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है। मतलब ये इसमें फ्रिक्शन मतलब स्मूथ रहेगा और फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में इतने सारे प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया क्योंकि ये हमारा फॉस्फोरस ऐड करने की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए फॉस्फोरस ब्रॉन्ज में क्या क्या मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कॉपर होगा। कॉपर आपका कितना होगा, 93.4 से 95.32% होगा, ठीक है। उसके बाद आपका टिन होगा, टिन आपका 4.2 से लेके 5.8% होगा। उसके बाद आपका जिंक होगा, जिंक आपका 0.3% होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम, कभी कभी 0.3% से कम भी रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका आयरन होगा, वो होगा आपका 0.1% मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकता है। उसके बाद आपका लीड होगा 0.05% मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद आपका फॉस्फोरस रहेगा 0.03 से लेके 0.35% है। तो नॉर्मली 0.35% रहता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉपर है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका टिन है, उसके बाद सबसे ज़्यादा आपका फॉस्फोरस है, क्योंकि बाकी आपका 0.3, 0.1, 0.05 है। ये आपका ये नहीं, मैक्सिमम इसमें कितना होगा, 0.35% होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया था कि फॉस्फोरस में मेनली क्या क्या रहते हैं, कॉपर रहता है, टिन रहता है और फॉस्फोरस रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ जिंक, आयरन और लेड भी मिला रहता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में रहेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉपर, उसके बाद टिन, उसके बाद आपका फॉस्फोरस, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आगे हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का वो देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका स्ट्रेंथ, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस। रिजाइलेंस मतलब क्या होता है कि देखिए, स्ट्रेंथ मतलब आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा लोड पे ब्रेक होगा तो उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, ठीक है। और रिजाइलेंस मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, क्योंकि हम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो मेरे पास फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, तो इसको मैं क्या किया हूँ, खींचा हूँ, तो ये क्या होगा, इलास्टिक लिमिट होगा इसका, तो ये थोड़ा एक्सपैंड होगा। तो जब ये इसका लेंथ बढ़ रहा है उस समय ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर फोर्स निकाल दूंगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, अपने आप पहला वाला पोजीशन में आ जाएगा। तो उस समय ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई मटेरियल को हम लोग
खींच रहे तो इलास्टिसिटी की वजह से वो एक्सपैंड हो रहा है, तो उस समय वो एनर्जी ले रहा है। उसके बाद मैं उसके ऊपर फोर्स निकाल दिया हूँ तो फिर से वो अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जब वो अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जा रहा है उस समय वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब जब एक्सपैंड होते समय जो एनर्जी उसने लिया वही एनर्जी वो क्या हो रहा है, जब छोटा हो जाता है वो एनर्जी रिलीज कर दे रहा है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजाइलेंस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज में क्या है कि ये हमारा जो फास्फोरस बॉन्ड है ये इसमें क्या होता है, टिन ऐड किया। ठीक है, हमने क्या किया, फास्फोरस ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ हमने टिन और फास्फोरस ऐड किया। ठीक है, तो पहले मेनली टिन ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस ऐड करने से क्या हो रहा है, इसका जो वेयर रेसिस्टेंस है, मतलब रगड़ के आने की वजह से जो डैमेज होने का जो इसमें रगड़ के आने की वजह से बार बार एक और मटेरियल से रगड़ के आने की वजह से ये डैमेज कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्यों आए इसमें, एक तो टिन ऐड करने की वजह से इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया और एक तो इसका फास्फोरस ऐड करने की वजह से ये वेयर रेजिस्टेंस हो गया। वेयर रेजिस्टेंस मतलब रगड़ का के खराब नहीं होगा इतना जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद करोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। करोजन रेजिस्टेंस मतलब आप देख सकते हैं इसमें मैं क्या किया हूँ, जिंक भी ऐड किया हूँ ना, तो थोड़ा बहुत जिंक इसमें ऐड किया हूँ, तो उसके वजह से आपका फास्फोरस प्लांट्स में क्या हो रहा है कि जंग नहीं लगेगा, करोजन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अगर कोई और केमिकल से भी ये लगेगा, कभी कभी कुछ केमिकल्स भी जंग लगा देते हैं मटेरियल पे, तो इसको किसी और केमिकल के साथ भी आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें जंग नहीं लगेगा, मतलब लगेगा लेकिन इतना जल्दी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फास्फोरेंस बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इसका बहुत अच्छा रहेगा, मतलब एक करंट को भी बहुत अच्छे से फ्लो कर पाएगा। ठीक है, और इसका इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ये अगर आप खींचेंगे तो अच्छे से एक्सपैंड भी होगा। प्रॉपर्टी आपको बताया था, इसमें स्ट्रेंथ होगा और रिजाइलेंस होगा। स्ट्रेंथ मतलब इस पे अगर आप लोड लगाते जाएंगे, ठीक है, तो मटेरियल को ब्रेक होने के लिए जो लोड चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और रिजाइलेंस मतलब क्या होता है, अगर आप इस मटेरियल को खींचेंगे तो ये एक्सपैंड होगा, उसका फिर से इसको खींचना बंद करेंगे, अपना ओरिजिनल शेप में आएगा, है ना। तो इसको जब खींच रहे हैं तो उस समय ये क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, मतलब एनर्जी लेगा, और जब आप इसको खींचना बंद कर देंगे तो जो भी एनर्जी लिया वो पूरा एनर्जी बाहर दे देगी और अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और रिजाइलेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और इसमें आप एक और चीज़ ये देख सकते हैं कि इसमें हम लोग टिन ऐड किए है ना, कॉपर, टिन और फास्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज में। तो जब हम लोग ने टिन ऐड किया तो टिन ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि टिन इसको क्या क्या एडिशनल स्ट्रेंथ दिया और फास्फोरस इसको क्या करेगा, वेयर रेजिस्टेंस देगा। वेयर रेजिस्टेंस मतलब बार बार रगड़ के आने से खराब होना कम होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद ये करोजन रेजिस्टेंस भी है। करोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग लगने का, रस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो इसमें रस्टिंग जंग लगना, वो जंग आपका अगर कोई आप खुले हवा में रखेंगे तब भी जंग लगेगा, या आप किसी मटेरियल केमिकल के साथ रखेंगे तब भी जंग लगेगा। तो लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कॉपर, टिन और लीड के साथ साथ हमने जिंक भी ऐड किया था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो फास्फोरस ब्रॉन्ज है इसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब करंट को ये फ्लो करवा पाएगा अच्छे से। उसके साथ साथ इसका इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इसको अगर आप खींचेंगे तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा और फिर से आप जब रिलीज करेंगे अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब इसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आगे हम लोग आएंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, जैसे इसका कलर कैसे रहेगा, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो कलर होगा वो थोड़ा रेडिश मतलब रेड कलर में रहेगा और ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड की जैसा रहेगा। जैसे आपका कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम जितने भी मटेरियल्स है, मेटल्स है, वो रूम टेम्परेचर में आपका सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो ये भी आपका रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो आपका 880 से लेके 1025 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। इसका जो डेंसिटी होगा वो इतना होगा। ये वैल्यूज मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, याद कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद ये 20% आराम से मिसिबिलिटी होगा। इसका थर्मल कंडक्टिविटी 50 वाट है और इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अगर हम कॉपर से कंपेयर करेंगे
तो ये 15% है। मतलब कॉपर अगर 100% इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रहा है तो ये थोड़ा कॉपर से कम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है और आपको मैं जब नोट्स में दूंगा तब भी आपको ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, फास्टनर सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है, और गिटार विटार जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे सेक्टर्स में हमारा क्या होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में, और जहाँ जहाँ हम लोगों को करंट का फ्लो करवाना है वहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों में यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी आपका गिटार है, पियानो है, जितने भी आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा फास्टनिंग मैं आपको एक एक सेक्टर का मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर से आप लोग बताएंगे कि सर आपने यहाँ तो सिर्फ नाम ले लिए, फास्टनर सेक्टर्स मतलब क्या होते हैं। तो देखिए, तो फास्टनर सेक्टर्स मतलब जैसा आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका वॉशर्स हो जाएंगे तो ये आपका लॉक वॉशर बोलते हैं इसको, फैन वैन में लगते हैं। ठीक है, वॉशर्स या कॉटेज पिंस या बोल्ट नट, ये सब हम लोग इन सबको क्या बना सकते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना सकते हैं। तो ये बोल्ट नट लॉक वॉशर्स ये सब जो होते हैं इनको फास्टनर सेक्टर बोलते हैं। मतलब बोल्ट नट इन सबको, फास्टनर्स मतलब टाइट करने वाला सेक्टर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो मैं आपको फास्टनर सेक्टर एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज तो आपका पता है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आपको पता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको पता है, म्यूजिकल इंडस्ट्रीज आपको पता है। तो सिर्फ यहाँ पे नया वर्ड क्या आया था, फास्टनर सेक्टर्स क्या होता है, तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे फास्टनर सेक्टर्स दिखा रहा था। ठीक है, तो फास्टनर सेक्टर्स ये है होते हैं। ठीक है, मशीनेबिलिटी मतलब हम इसको किसी मशीन के लिए हम इसको मशीन में डाल के कितना अच्छे से इसका शेप ये सब हम कितना अच्छे से चेंज कर पाएंगे, उसको मशीनेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे गन मेटल, गन मेटल क्या होता है। ठीक है, ये गन मेटल भी एक अलग मेटल है, ये आपका एलॉयस में ही आता है। ठीक है, तो ये गन मेटल भी एक मेटल है, तो ये इसको रेड ब्रास भी बोलते हैं। जैसा वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है तो ये रेड ब्रास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड ब्रास, तो रेड ब्रास को ही कभी कभी क्या बोलते हैं, गन मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गन में ज़्यादा यूज़ होता है मेटल, इसलिए इसको गन मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार बनाया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर गन मेटल में क्या क्या होते हैं, क्योंकि एलॉय है, एलॉय मतलब इसमें कुछ ना कुछ होगा ही, तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन होगा, तो इसमें कॉपर, टिन और जिंक रहेगा। उसमें तो फास्फोरस था, इसमें फास्फोरस नहीं रहेगा, इसमें कॉपर रहेगा, टिन रहेगा और जिंक रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉपर आपका 88% होगा, टिन आपका 10% होगा और जिंक आपका 2% होगा, तो पूरा 100% हो गया ना। तो 100% में सबसे ज़्यादा कॉपर होगा, उसके बाद आपका टिन होगा और 2% आपका जिंक होगा। ठीक है, तो कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2% मिला के आप कोई मेटल बनाएंगे तो वो मेटल आपका क्या होगा, गन मेटल होगा। ठीक है, तो गन मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, अगर इसका कलर देखेंगे तो ये ब्लूइश कलर में रहेगा। ठीक है, आप पर्पलिश कलर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसका डेंसिटी इतना होगा 8.72 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद ये जो अगर रूम टेम्परेचर में देखेंगे ये भी आपका कैसे मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी आपका 15.6 से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर होगा, और इसका इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इतना होगा और इसका थर्मल एक्सपेंशन इतना होगा। ठीक है, ये सब वैल्यू से आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड करिए, तो इधर उधर भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका अगर यील्ड स्ट्रेंथ देखेंगे वो आपका इतना वैल्यू होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका 310 मेगापास्कल होगा, और एलोंगेशन इसमें 25% तक एलोंगेशन होगा। मतलब मान लो मेरा पहले 100 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये 125 सेंटीमीटर तक ये खींचा सकता है। ठीक है, तो 25% इसमें इलास्टिसिटी एलोंगेशन हो सकता है, और इसका फटीग स्ट्रेंथ इतना होगा, लिक्विड टेम्परेचर इसका इतना होगा, सॉलिडियस टेम्परेचर इतना होगा, हार्डनेस इतना होगा। ये सब आप याद रख सकते हो तो याद रखिए। ठीक है,
उसके बाद गन मेटल हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो गन मेटल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइट हाउसेस आपके होते हैं ना, जहाँ समुद्र रहता है ना, समुद्र के किनारे में क्या होता है, एक बड़ा सा टावर रहता है, ठीक है। एक बड़ा सा टावर रह के उसके ऊपर एक लाइट रखते हैं और ये लाइट चारों ओर घूमती रहती है। ये क्या करेगा, जो समुद्र में जो शिप विप है ना, उनको रास्ता दिखाता है बीच का, ठीक है, ताकि वो कभी यहाँ पे पोर्ट के पास आना है तो वो लोग आराम से आ सकते। यहाँ पे देखे नहीं होंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे, नहीं तो आप साउथ चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे लाइट हाउसेस, ठीक है। तो मेरे घर के पास भी लाइट हाउस था, ठीक है। तो लाइट हाउस क्या होता है कि ये आपका लाइट हाउसेस जो होते हैं उनमें जो भी लाइट हाउस बनते हैं उसमें जहाँ लाइट रखते हैं वो जो बनता है वो आपका गन मेटल से बनता है, ठीक है। गन मेटल से बनाते हैं क्योंकि आपका गन मेटल में क्या होगा, आप देख सकते हैं पिछले वाले में गन मेटल में हम लोग कॉपर, टिन और जिंक मिला रहे हैं। तो जिंक मिलाने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें करोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी आ जाएगा, मतलब इसमें रस्टिंग मतलब जंग होने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट हाउसेस में गन मेटल यूज करेंगे, ठीक है। और गेयर्स में, बेरिंग्स में, ठीक है, तो गेयर और बेरिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, हर जगह नहीं। जहाँ पे हमको हेवी लोड्स, मतलब मान लो मेरे पास कोई मोटर है, वो मोटर ज़्यादा लोड को घुमा सकता है लेकिन कम स्पीड में, ठीक है। अगर मेरा एक मोटर है, वो मोटर ज़्यादा लोड को घुमा पाएगा लेकिन कम स्पीड में घुमा पाता है। तो वैसा मोटर्स में जो बॉल गेयर्स होंगे, बेरिंग्स होंगे, वो सब किससे बनाते हैं, गन मेटल से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आराम से हवा के मतलब एटमॉस्फेयर मतलब हवा के वजह से जो वॉइस करोजन होगा, और कभी कभी धुएं की वजह से भी करोजन होता है, या कभी कभी समुद्र के पानी की वजह से भी करोजन होता है। तो समुद्र कभी देखिए, अगर आप कोई मटेरियल को ले जाके समुद्र के किनारे रखेंगे तो उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत जल्दी आपको मटेरियल में जंग लगा देता है। और स्टीम, कई धुआं आ रहा है तो पानी को गर्म किए स्टीम आएगा, वो स्टीम में आप कोई मेटल रखेंगे वो भी जल्दी उसमें जल्दी जंग लग जाता है। लेकिन गन मेटल से अगर आप कोई मटेरियल बनाएंगे तो वो मटेरियल क्या होगा, नॉर्मल हवा में भी उसमें करोजन कम होगा, मतलब रस्टिंग कम होगा, जंग कम लगेगा, और स्टीम में भी जंग कम लगेगा, और अगर समुद्र के पास जो समुद्र का पानी की वजह से जो जंग लगेगा वो भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। लेकिन सब तो बता दिया हूँ, लेकिन मैं गन मेटल है तो गन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनली असली में गन मेटल मेनली कहाँ यूज होता है, गन्स को बनाने में, ठीक है। जितने भी आपके गन्स बनते हैं वो गन्स आपका ना तो स्टील आयरन से नहीं बनते, वो गन मेटल से बनते हैं। मतलब कॉपर, टिन और लेड को मिला के जो मेटल बनता है उसको गन मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेटल सबसे ज़्यादा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गन्स में यूज होता है, ठीक है। जब से गन मेटल का आविष्कार हुआ तब से गन में स्टील से गन को बनाना बंद कर दिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि गन मेटल आपके गन में यूज होता है, गन में यूज होता है इसलिए उसको गन मेटल बोले। साथों साथ ये जो समुद्र के पास लाइट हाउस होते हैं उसमें भी यूज करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था गन मेटल में समुद्र का पानी या समुद्र का हवा की वजह से जंग नहीं लगेगा, तो इसलिए इनको लाइट हाउसेस में यूज कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कोई मोटर है जो ज़्यादा लोड घुमा सकता है लेकिन कम स्पीड में घूमता है, तो वैसे मोटर्स में गेयर, बेरिंग्स और गेयर्स भी गन मेटल से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ठीक है, यहाँ तक आपका एलॉयस भी खत्म हो गया, ठीक है, लगभग आपका एलॉयस खत्म हो गया, ठीक है। तो एलॉयस में हम लोग दो टाइप का एलॉयस देखे थे जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। पहले हम लोग एलॉयस क्या होते देखे थे, उसके बाद हमने दो तरह के एलॉयस देखे थे। पहला हम लोगों ने देखा था फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने देखे थे गन मेटल क्या होता है, गन मेटल कैसे बनता है, गन मेटल क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और गन मेटल कहाँ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपका दूसरा चैप्टर में जो पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ नॉन फेरस मेटल्स, एलॉयस और कुछ मटेरियल्स तो खत्म हो गए। अब हम लोग जाएंगे प्लास्टिक्स में, ठीक है। फेरस मेटल्स क्या होता है पढ़ लिए, और फेरस मेटल्स में कुछ मेटल्स के बारे में देख चुके हैं। नॉन फेरस मेटल्स क्या होता है पढ़ लिए, और नॉन फेरस मेटल्स में कुछ मेटल्स देख चुके हैं। एलॉयस क्या होता है पढ़ लिए, और एलॉयस में दो मेटल्स के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं दिमाग खराब करूँगा, सिर्फ आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे प्लास्टिक्स क्या होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक्स क्या होता है,
तो मटेरियल्स में आपका सिंथेटिक मटेरियल्स और सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक्स उसी में आता है, सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई आपका मटेरियल पॉलीमर से बनता हो, ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक है, और इस मटेरियल में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो रहता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो रहता है, अगर वो पॉलीमर है, ठीक है, अगर वो इंग्रेडिएंट आपका पॉलीमर है, तो वो जो मटेरियल है उसको हम लोग प्लास्टिक्स में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब प्लास्टिक्स में क्या होता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये प्लास्टिसिटी नाम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी अगर किसी मटेरियल में ज़्यादा है तो वो हमको क्या प्रोवाइड करता है कि इजीली हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, दबा सकते हैं और किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक किसी भी शेप में बन जाता है ना, ऐसा नहीं कि शेप में नहीं बनता। आप उसको, अगर आपके पास पॉलीथीन है तो पॉलीथीन को आप क्या कर सकते हैं, क्या कैसे भी आप मोड़ हो सकते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक का टेबल्स बनते हैं, प्लास्टिक किसी भी शेप में बन जाता है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ प्लास्टिक को गर्म करो, जब प्लास्टिक पिघल जाएगा उसको जिस शेप में चाहिए उस शेप का एक मोल्ड बना दो। मान लो मुझे बॉक्स शेप में चाहिए, तो बॉक्स शेप का एक मोल्ड में उसको डाल दो, तो जब ठंडा होगा उसके बाद बॉक्स निकाल लेना, तो वो बॉक्स शेप में बन जाएगा। सर्कुलर शेप चाहिए तो प्लास्टिक को गर्म करो, उसके बाद सर्कुलर मोल्ड में डाल दो, तो सर्कुलर शेप में बन जाएगा। तो आपको प्लास्टिक किस शेप में चाहिए, उस शेप में जैसा चाहिए वैसा आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते। तो ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होने की वजह से प्लास्टिक में ये सब पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। प्लास्टिक्स जो भी मटेरियल, अगर हम कोई भी मटेरियल को प्लास्टिक्स में ले रहे हैं, मतलब वो मटेरियल में मेन इंग्रेडिएंट जो होगा वो पॉलीमर होगा, ठीक है। तो आगे जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो प्लास्टिक्स को हम लोग दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक्स, उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसा हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, ठीक है, तो हमको पहले देखना है थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, उसके बाद उसको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स मतलब वो प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, और वो पॉलीमर्स, अभी पॉलीमर्स में बोलेंगे हम लोग, ठीक है, कि आपको बोला था जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो पॉलीमर्स से बनता है। तो थर्मोप्लास्टिक्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिसको हम मेल्ट करके, ठीक है, हम फिर से इसको रिकास्ट, मतलब जिस शेप में चाहिए उस शेप में कितने भी बार हम लोग कर सकते हैं। तो वैसा प्लास्टिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स मतलब वो पॉलीमर्स होता है जो आराम से मेल्ट करके किसी भी यहाँ लिखा हो देखिए मेल्टेड, किसी भी शेप में मेल्ट करके उसको रिकास्ट, किसी भी शेप में आप उसको रिकास्ट कर पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब उनको हम कैसे मेल्ट करेंगे, उनको हम हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको जिस शेप में चाहिए उस शेप में मोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उनको कूल करेंगे तो फिर से वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक जितने भी है उनको जब हम हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम जब कूल करेंगे फिर से वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो मेरे पास कोई थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है, तो मैं उसको हीट किया हूँ, उसके बाद उसको नॉर्मल रखेंगे तो हार्ड हो जाएगा। अगर मैं उसको फ्रोज कर दूंगा, फ्रोज मतलब डीप फ्रीजर में रख दिया हूँ और वो बर्फ बन गया, ठीक है, तो अगर थर्मोप्लास्टिक्स बर्फ बन जाएंगे, हम लोग उसे अगर फ्रोज करेंगे तो वो क्या होगा, एक ग्लास की जैसा बन जाएगा। ग्लास की जैसा मतलब आपको पता है, ग्लास पे थोड़ा लोड लगाएंगे ग्लास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब इजीली ग्लास क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक्स को भी अगर आप फ्रोजन कर देंगे, मतलब आप उसको बर्फ जैसा बना देंगे, इतना ठंडा कर दिए कि वो बर्फ बन गया, तो बर्फ बनने के बाद अगर आप प्लास्टिक को थोड़ा भी जो मारेंगे तो जैसा आपका ग्लास टूट जाता है वैसे आपका प्लास्टिक क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक का ये जो प्रॉपर्टी है, हीट करने से मेल्ट होगा, उसके बाद हम उसको फिर से शेप में चाहे उसमें इसमें कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो सब रिसाइकेबल होते हैं, ठीक है। जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो मैकेनिकली रिसाइकेबल होते हैं, क्योंकि हम मान लो मेरे पास कोई डिब्बा है प्लास्टिक का, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक का डिब्बा है, तो मुझे इसको रिसाइकिल कैसे करूँगा, पहले इसको गर्म करूँगा, ये मेल्ट हो जाएगा,
उसके बाद मुझे इसको सर्कुलर शेप में बना के रख दूंगा, फिर से वो सर्कुलर शेप में बन जाएगा। तो इनको हम लोग रीहीट करके रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थर्मोप्लास्टिक का एक अच्छा प्रॉपर्टी, इससे थर्मोप्लास्टिक आपका रिसाइकल प्लास्टिक से, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है थर्मोप्लास्टिक्स का, ये मत सोचिए कि थर्मोप्लास्टिक मतलब वो कोई मटेरियल है, वो एक जैसा आपका मेटल है नॉन मेटल है, वैसे थर्मोप्लास्टिक भी एक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक फैमिली का नाम है, उसमें बहुत सारे परिवार का बहुत सारे सदस्य रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, पॉलीप्रोपिलीन, ये एक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन, जो आपका पॉलीथीन कवर होते हैं, पॉलीएथिलीन, ठीक है, तो वो आपका थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो आपका पाइप्स बनते हैं, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीस्टरीन, उसके बाद पॉलीएथिलीन ट्राइप्लेट, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। तो इतना सारे एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक्स का, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टरीन, पॉलीएथिलीन टेरा, बहुत लंबा नाम है यार, आप लोग पढ़ लो, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट, तो ये सारे क्या है आपका थर्मोप्लास्टिक्स के बहुत सारे, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स आपको समझ में आया। तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो हाँ, फिर से रीयूजेबल ना हो सके, आपको बताया था थर्मो प्लास्टिक मतलब वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम लोग अगर गर्म करके फिर से जिस शेप में चाहिए उस शेप में हम बना सकते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। अगर ऐसा एक वो ये जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, ये भी हमारा पॉलीमर से ही बनते हैं। लेकिन ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ये ऐसा पॉलीमर्स होते हैं कि ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार हम उसको गर्म अगर हम फिर से मान लो मैं बना दिया हूँ, उसको मैं हीट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिजिड मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, ये किसी और मटेरियल में नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग मेल्ट करके किसी और शेप में नहीं बना सकते, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अगर इनको आप थर्मोप्लास्टिक के जैसे हीट करेंगे तो वो रिजिड, इतना रिजिड हो जाएंगे कि वो किसी भी शेप में नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से इनको क्या बोलते हैं, थर्मोसेट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आपको ये पॉलीमर मिलेगा, ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट भी एक फॉर्म ऑफ आपका एनर्जी है, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होकर इसके पॉलीमर्स के बीच में चेन क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा और ये एक प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या होते हैं, जब इनिशियली आपको ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मिलते हैं, वो लिक्विड या सेमी सेफ सॉफ्ट सॉलिड में मिलते हैं, तो इनको थोड़ा हीट करेंगे तो जो एनर्जी मिलेगा हीट एनर्जी से, उसमें इनमें केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो क्रॉस लिंकिंग होता है, मतलब पॉलीमर्स मतलब वो पॉलीमर चेन होता है, तो ये पॉलीमर चेन के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होगा वो इंक्रीज होगा, उसके बाद प्लास्टिक बनेगा, ठीक है। तो ये जो चेन रिएक्शन है उसको क्यूरिंग बोलते हैं। तो ये क्यूरिंग को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कुछ कैटलिस्ट ऐड करके। कैटलिस्ट मतलब एक और मटेरियल होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग्स में क्या होता है, जब इनको आप हीट करेंगे तो अंदर चेन, तो थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार हम इससे कुछ बना देंगे तो फिर से हम उसको हीट करके किसी और शेप में नहीं बना सकते, क्योंकि स्टार्टिंग जब मिलता है तो ये हमको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो एक बार इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा और क्रॉस लिंकिंग, पॉलीमर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। और इस पॉलीमर्स में क्यूरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूरिंग क्या होगा मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो ये क्यूरिंग हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, कोई और कैटलिस्ट ऐड करके, ठीक है। तो एक तो कैटलिस्ट ऐड करके इंक्रीज कर सकते हैं, या प्रेशर इंक्रीज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यूरिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप फिर से बताऊंगा क्यूरिंग क्या होता है, सिर्फ आज इतना समझिए कि थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो अगर जब हमको ये इनिशियली हमको अगर जब लिक्विड या सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड में मिलेगा और हम जब इसको हीट करेंगे तो ये हीट एनर्जी की वजह से इनमें क्रॉस लिंकिंग जो होता है पॉलीमर्स में वो इंक्रीज हो जाएगा, उसी को हम लोग थोड़ा बहुत क्यूरिंग बोलते हैं। और ये जो क्यूरिंग होगा, इस क्यूरिंग को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं प्रेशर लगा के या एक और कैटलिस्ट ऐड करके। तो ये क्यूरिंग के बारे में और अच्छे से आगे वाला क्लास में समझाऊंगा, ठीक है।
तो पॉलीमर्स में क्या क्या आते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आपका वल्कनाइज्ड रबर आएगा, फाइबर ग्लास आएगा, पॉलीस्टाइरीन रेजिन आएगा, पॉलीयूरेथेन आएगा, मेलामाइन आएगा, बैकलाइट आएगा। बैकलाइट मतलब आपका जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, वो इसी बैकलाइट से बनते हैं, ठीक है। सिलिकॉन रेजिन आएगा, एपॉक्सी रेजिन आएगा। तो ये सारे जितने भी मटेरियल्स है, ये सब आपके क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, ठीक है। मतलब ये इरिवर्सिबल प्लास्टिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको क्यूरिंग अगले क्लास में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपका टाइम ख़त्म हो गया, तो डिफरेंस है का, ठीक है, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।